कल हमने आप लोगों के साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इम्यूनिटी क्या होता है, ये हमने बड़े वैज्ञानिक ढंग से चर्चा की थी। यदि आपको इंटरेस्ट है तो मेरी बातें समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी हम परमात्मा जो है हमें लेकर के ही पैदा करता है, जन्म के साथ परमात्मा देता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि उस इम्यूनिटी को, उस रोग से लड़ने की ताकत को आप बना कर रखते हैं तो भयंकर से भयंकर बीमारी भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये इम्यूनिटी कमजोर होती है उल्टा पुल्टा खाने से। जब हम प्रोसेस फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, कॉन्फेक्शनरी फूड खाते हैं, नाना प्रकार के मांसाहार करते हैं, उससे हमारा जो है इम्यूनिटी दब जाती है, रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। तो हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें जीना चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ चीजें आप हमेशा ध्यान में रखें कि इस प्रकार से जीवन जिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी की बढ़ेगी, उसका संवर्धन होगा। जैसे खाने के लिए हमने बताया था कि कल विटामिन ए युक्त आहार है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और उसमें कैरोटीनॉइड ग्रुप के जो सदस्य होते हैं साग सब्जियों में, जो नाना प्रकार के रंगीन होते हैं, लाल रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के, उन सब में रोग से बढ़ाने वाली, रोग से लड़ने वाली, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली वो तत्व होते हैं जिन्हें हम कैरोटीनॉइड बोलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं। कैरोटीनॉइड से में भी ध्यान रखें कि जितने प्रकार के जो बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा क्रिप्टोजेंथिन है, जियांथिन है, लाइकोपिन है, ल्यूटेन है, ये सारे कैरोटीनॉइड ग्रुप के सदस्य हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के सेलुलर इंटरेक्शन के द्वारा जो बीमार डालने वाले कारक हैं। तो ये ध्यान रखा करो। देखो, हर रोग में जितने प्रकार के रोग लेकर के आप लोग आए हो, उस रोग को ठीक करने के लिए जरूरी है कि अपने रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाओ। रोग से लड़ने की क्षमता, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं। रोज विज्ञापन देखते हो, भांति भांति के लोग विज्ञापन करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, वो सब नकली इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जो प्रकृति की लेबोरेटरी का बना हुआ इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला जो आहार है, उसका आप जितना प्रयोग करेंगे उतना आप सदा स्वस्थ रहेंगे। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले आहार में हमने कल बताया था कि सबसे बढ़िया आहार, पहला आहार, नींबू परिवार के जितने भी फल हैं
उसमें मात्र विटामिन सी ही नहीं होता है, बल्कि उसमें बहुत सारे फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो हमारे रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। और नींबू का छिलका भी बहुत उपयोगी होता है, ध्यान रखा करो। संतरे का छिलका, नींबू का छिलका, उसमें एक विशेष प्रकार का तत्व पाया जाता है जो स्किन के, जो हमारी चमड़ी है, चमड़ी के ग्लो को बना करके रखता है, उसकी शाइनिंग, उसकी सुरक्षा, उसकी रोग से लड़ने की ताकत। तो इसलिए जो है यह ध्यान रखा करो कि भाई नींबू, जितने प्रकार के फल और सब्जियां हैं, उन सब का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करो। उन सब्जियों का रस लिया करो और फिर देखो कि आपके ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना आपके यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना आपके जो है किसी प्रकार के जो केमिस्ट्री चेंज हो जाता है, शरीर की ब्लड केमिस्ट्री में जो अंतर पड़ता है, वो सब के सब सही रास्ते पर आ जाते हैं। जैसे आपके कोई भी रोग ले लीजिए, किसी प्रकार के रोग, उन सब में इन आहारों का, क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि जो बहुत भयंकर से भयंकर बीमारी है, कैंसर तक की बीमारी, सिर्फ इन आहार के तत्वों के प्रयोग से, इन आहार के प्रयोग से आप कैसे आप स्वयं को ठीक कर सकते हो, ये इसमें इन आहारों में वो रहस्य छिपा हुआ है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने भांति भांति के आहार का प्रयोग जो हम बताते हैं उसको करोगे तो अद्भुत लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से आपके एलियन ग्रुप के कुछ आहार हैं, जैसे हमने कल बताया, कैटेनॉइड ग्रुप के सदस्य, फ्लेवोनॉइड्स ग्रुप के सदस्य, एलियन ग्रुप के सदस्य। इसके मुख्य जो है 2 आहार आप लोग रोज खाते हो और कई लोग नहीं भी खाते हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इसको खाएंगे तो नरक में जाएंगे। लेकिन ये दोनों आहार बहुत ही पवित्र आहार हैं, स्वास्थ्यदायी आहार हैं, जिनको हम लहसुन और प्याज बोलते हैं। इस लहसुन और प्याज में रोग से लड़ने की प्रबल क्षमता छिपी हुई है। इसमें सैकड़ों प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं, डाइएलाइल डाइसल्फाइड, डाइएलाइल ट्राइसल्फाइड, डाइएलाइल टेट्रासल्फाइड, डाइएलाइल पॉलीसल्फाइड। तो ये जो है, इसमें जो है विनाइल डायथीन, ये कुछ ऐसे आहार तत्व हैं जो शरीर में कहीं बाहर से किसी प्रकार के रोगाणु आपके अंदर प्रवेश कर गए हैं, कीटाणु प्रवेश कर गए हैं, कोई पैथोजेंस, उन पैथोजेंस को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। यहां तक कि इस पर लेटेस्ट रिसर्च बताता है, खोजें बताती है कि जो मल्टी सेलुलर, जो एक्सट्रीम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, जो कीटाणु होते हैं जिन पर कोई दवा असर नहीं करती है, उसमें यह लहसुन जो है, लहसुन का एलिसिन, एलेक्सिन, डाइलाइल डाइसल्फाइड और विनाइल डायथीन,
ये इतने प्रभावशाली हैं कि उनको खत्म करते हैं, क्योंकि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं बैक्टीरिया, उनको ये नष्ट करने की बहुत बड़ी क्षमता रखते हैं, क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया अपने चारों तरफ एक ऐसा फिल्म बना लेते हैं, एक ऐसा प्रोटेक्टिव है जो है लेयर बनाते हैं, जिससे दवा का कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन लहसुन में पाया जाने वाला जो प्रबल कीटाणुनाशी जो गुण है, वह अंदर प्रवेश करके एलिसिन, एलेक्सिन, एजोने, उनको उसे फिल्म को तहस नहस कर देता है और उस कीटाणु को नष्ट करता है। तो इसलिए इस लहसुन को अमृत से उपमा दी गई है। ये अमृत तुल्य है। तो इसका जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। प्याज है इसी प्रकार से। जो लोग ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त हैं, उन्हें रोज 3-4 प्याज लेना चाहिए, प्याज का रस लेना चाहिए। वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि एक सामान्य प्याज में 1/4 मिलीग्राम प्रोस्टाग्लैंडिन A1 हार्मोन होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। और ये 4 प्याज प्रतिदिन हम लेते हैं। 1 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं। वह जो है 4 प्याज दिन भर में खाए तो ब्लड प्रेशर जो है काफी आप है। इस पर जर्मन साइंटिस्टों ने काफी रिसर्च किए हैं, खोजें किए हैं। तो इसलिए जो है इतना ही नहीं, हमारे यहाँ प्याज परंपरा से इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के ऊपर प्रयोग किया गया है कि टीबी को कैसे जो ठीक करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो 2 केमिकल विशेष रूप से इसमें पाया जाता है, जो इसको जो है उन कीटाणुओं को खत्म करता है। तो इसलिए जो है ये प्याज है, लहसुन है, ये एलिसिन ग्रुप के सदस्य हैं। तो इनका जो है प्रयोग हमें करना चाहिए। इसी प्रकार से जो है और भी बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स, बायोएक्टिव मिनरल्स कुछ तत्वों में इतने जबरदस्त पाए जाते हैं कुछ आहारों में, जो हमारे अंदरूनी एक एक सेल में घुसे हुए जो टॉक्सिक मैटर है, जो टॉक्सिन्स है, उसे निकाल बाहर करते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये सारी चीजें लेने से कीटाणुओं का विनाश तो होता ही है, साथ ही साथ हमारी रोग से लड़ने की क्षमता जो है बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अनाजों में विशेष रूप से कुट्टू अनाज, जिनको भी एलर्जी होता है उनके लिए रिसर्च हुआ है। कुट्टू अनाज जो है, किसी प्रकार की एलर्जी के लिए ऐसे अनाज की रोटी खाएं। जौ है, चना है, आपके जो है ओट है। तो इसमें जो है फेनोलिक ग्रुप के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो हमारे रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सोयाबीन है, उसमें कुछ ऐसे आइसोफ्लेवोन्स हैं, कुछ इस प्रकार के जो है महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल्स है, जो कैंसर जैसे रोगों की रक्षा करता है। जो कैंसर के रोगी हैं उनको जो है हमने कई बार बताया है, या जो है जो महिलाएं प्री मेनोपॉजल सिंड्रोम, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम,
यानी माहवारी खत्म होने के पहले के जो है शरीर में हार्मोनल चेंज के कारण बहुत सारे संलक्षण दिखते हैं, उन सब से लोहा लेने के लिए सोयाबीन का प्रयोग, सोयाबीन की दही, सोयाबीन का छाछ, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। सोयाबीन की चीजें, टोफू, और यहां पर हम सोयाबीन का प्रयोग आपको करीब करीब रोज ही कराते हैं। किस रूप में कराते हैं? तो जो आपको पनीर मिलता है वो हमारे सोयाबीन का पनीर होता है, और उस सोयाबीन के पनीर के द्वारा दो ऐसे महान तत्व हम आपके अंदर प्रवेश कराते हैं जिसका नाम है डेर्जिन और जेनेस्टिन, जिसका नाम है, एक और है सोया फॉस्फोलिपिड्स, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। तो ये शरीर में जाकर के हृदय रोग से रक्षा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करते हैं। तो इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य का संरक्षण करते हुए, रोगों से मुक्त रखते हुए हमें दीर्घ जीवन प्रदान करते हैं, शतायु बनाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए कि इन सारे आहारों को अपने जीवन में महत्व दीजिए। इसी प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कल हमने इम्यूनिटी के विषय में बहुत सारी चर्चा की थी। योगासन बहुत उपयोगी है, और उस योगासन में सूर्य नमस्कार जो कमाल का है, जिसमें अनेक आसन छिपे हुए हैं। तो मात्र सूर्य स्नान ही कोई सूर्य नमस्कार ही सीख ले तो सूर्य नमस्कार से बहुत सारे रोगों को निर्मूल कर सकता है। और सूर्य नमस्कार ही नहीं, यदि आप संभव हो किसी ऐसे जगह रहने वाले हो जहां सूर्य की किरणें आपके खूब मिलती हैं, तो सूर्य की किरण में कम से कम वस्त्र पहने हुए सूर्य नमस्कार करो। तो उसके साथ यानी 3 चिकित्साएं आपको हो जाती हैं। एक तो एरियोथेरेपी, ईथर थेरेपी, सन थेरेपी और आसन थेरेपी, योगासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य स्नान लेते हुए, तो उसका लाभ कई कई गुना मिलता है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं, अधिकांश पुरुष जो दर्द से बिलबिलाते रहते हैं, कभी घुटने में दर्द होता है, कभी जो है कमर में दर्द होता है, और ऐसी महिलाओं को चिल्लाने की आदत हो जाती है, यहां भी शोर करती रहती है, चिल्लाती रहती हैं, बैठेंगी भी तो चिल्लाती रहेंगी, क्योंकि चिल्लाने से उनको दर्द में राहत मिल जाता है थोड़ा सा। तो ऐसे महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, या पुरुष को भी, जो चिल्लाने वाले पुरुष हैं, जो शोर करने वाले पुरुष हैं, वे लोग जो है सूर्य स्नान जरूर लिया करें, क्योंकि सूर्य स्नान से जो आपके दर्द का जो मूल कारण होता है उसका अभाव होता है, तो आपके दर्द होता है, उस अभाव की आपूर्ति सूर्य स्नान से हो जाती है। और जो लोग शोर करते हैं, यहां पर बकबक करते रहते हैं, शांति से रहते नहीं हैं। अभी कई महिलाएं जो शोर किए जा रही थी, इसका मतलब है कि उनका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला हो गया है। उस दिमाग के स्क्रू को ठीक करने के लिए भी सूर्य स्नान बहुत उपयोगी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि उससे हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का न्यूरोकेमिकल्स, जिसको हम बोलते हैं आपके सेरोटोनिन
उस सेरोटोनिन का निर्माण होता है जो डिप्रेशन को, एंजाइटी को, टेंशन को, ओसीडी को, इन सब में लाभ करता है और बकबकाने की को भी नियंत्रित करता है। इसलिए जो है इसे ध्यान रखें कि सूर्य स्नान लें और वहां मौन होकर लेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। इसे जो है ध्यान रखें। चलिए अब आपके कुछ प्रश्न के जवाब देते हैं। देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड खास करके पुरुषों का एक ऐसा ऑर्गन्स है जो 18 ग्राम का होता है, 9 ग्राम का, और इसकी उपयोगिता है, इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो बच्चे पैदा करने में सहायता करते हैं। जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और उससे जो है स्पर्म निकलता है, तो स्पर्म की रक्षा करते हैं ये, और स्पर्म को यानी तैरने में सहायता करते हैं। जब माँ और पिता का मिलन होता है, जब बच्चा जो पेट में ठहरता है, उस अवस्था में यानी संतान के उत्पत्ति में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब ये उम्र बढ़ने के साथ, खास करके 50-51 साल के बाद, इसमें जो है 2 प्रकार से गड़बड़ियां होती हैं। एक तो प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, जो प्रोस्टेट में सूजन हो जाता है, और दूसरा प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, और तीसरा सबसे भयंकर इसकी बीमारी होती है प्रोस्टेट कैंसर, जो पीएसए के द्वारा प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन उसके जांच के द्वारा पता चलाते हैं कि भाई कहीं प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, जब ये बढ़ जाता है या सूजन हो जाती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं पेशाब की नली पर, क्योंकि ये हमारे जो पेशाब की नलिकाएं हैं जो है उस पर ये दबाव डालने लग जाता है, और दबाव डालने से क्या होता है कि पेशाब धीमा धीमा हो जाता है, बूंद बूंद निकलता है, अच्छी तरह नहीं निकलता, हमेशा लगा रहता है कि पेशाब होने को है, जाकर बैठते हैं तो नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ योग की क्रियाएं बहुत जरूरी है, उसे करते रहें तो इससे लाभ मिलता है। क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग प्रोस्टेट ग्लैंड की ऑपरेशन कराते हैं, फिर भी तकलीफ रह जाती है। तो योग की क्रिया करिए। योग की 4 क्रियाएं विशेष रूप से बहुत उपयोगी हैं। एक तो आपके गणेश क्रिया, दूसरा आपके मूल बंध, ये बहुत ही जरूरी है, और तीसरा एक पाद अंगुष्ठासन, या जो है, और बटरफ्लाई पोस्चर, ये जरूर करें। इसके अतिरिक्त जो है आपके जो है गरम कटी स्नान, हॉट हीप बाथ, तो ये कुछ क्रियाएं हैं जिनको हमें करना चाहिए। खाने में ऐसे लोगों को प्रोस्टेट के आकार का एक है, क्योंकि शरीर के जिस अंग है, हमारे बहुत सारे अंग हैं, उस अंग के आकार का भोजन हम करते हैं तो उस अंग के ऊपर सीधे प्रभाव डालता है। तो उसी प्रकार से प्रोस्टेट आकार का हमने रिसर्च किया, खोज किया कि क्या हो सकता है। तो प्रोस्टेट आकार का कद्दू का बीज होता है, पंपकिन सीड। तो उस पंपकिन सीड का जो है, और वो बड़े बड़े स्टोर में
जो वहाँ मिल जाता है छिला हुआ, पहले नहीं मिलता था, विदेश अब हिंदुस्तान में मिलने लगा है। क्योंकि मैं तो बाहर गया था, वहाँ से अमेरिका से लेकर के आया था काफ़ी सारा, क्योंकि वह मात्र इसी के लिए नहीं है, बल्कि जिन लोगों की हार्मोन की गड़बड़ी हो जाती है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सेक्स हार्मोन की, चाहे एस्ट्रोजन हार्मोन हो चाहे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो, और चाहे जो है, तो उनमें जितने प्रकार के बीज होते हैं उन बहुत उपयोगी होता है। और उसमें पहला नंबर है आपके पंपकिन सीड का। पंपकिन सीड किसको बोलते हैं? तो पीला वाला कद्दू होता है, उसका बीज। चूंकि उस बीज को हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कहीं उसको सीताफल बोलते हैं, कहीं उसको कद्दू बोलते हैं, कहीं उसको जो है कोहरा बोलते हैं, कहीं पेठा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो इंग्लिश में एक ही नाम है और उसका नाम है पंपकिन, जो पीला अंदर भी होता है, पक जाता है तो बाहर भी होता है, और बहुत उपयोगी सब्जी है। बहुत लोग उसको खाते नहीं हैं, लेकिन बहुत ही गुणकारी सब्जी है वो। हर रोग में, चाहे डायबिटीज हो चाहे कोई भी रोग हो, तो ये जो है उसका बीज रोज 10-15 ग्राम खाना चाहिए। अब ये आपके जो है, जो गणेश क्रिया है उसके द्वारा हम आपके प्रोस्टेट की मसाज करते हैं। तो इसके लिए नाखून कटा हुआ होना चाहिए। जब भी आप लैट्रिन जाते हैं, जो प्रोस्टेट वाले हैं ध्यान रखें, वे लोग अपने उंगली में थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लें, या नहीं भी लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, नाखून कटा होना चाहिए। गुदा द्वार के अंदर ले जाएं और आगे की तरफ खींचते हुए उस उंगली को, तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। डॉक्टर इसी के द्वारा जांच करते हैं। पहले जब अल्ट्रासाउंड का इतना व्यवस्था नहीं थी तो इसी प्रकार से जांच करते थे। तो ये पता चल जाता है कि आपका प्रोस्टेट कितना बढ़ा हुआ है। और प्रोस्टेट आगे की तरफ होता है तो अंदर ले जा करके आगे की तरफ खींचते हुए मालिश करें, फिर उसके बाद दोनों तरफ घुमाकर गोल गोल घुमाएं, तो इससे आपका पेट भी अच्छी तरह साफ हो जाता है और प्रोस्टेट की मसाज भी हो जाती है।